नमस्कार, मैं दीपक राणा। मोहब्बत की दुकानों में बिक रहे हैं फर्जी वीडियो, ऐसा मोदी जी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर जबरदस्त कटाक्ष करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुकाबला नहीं कर पा रही है और तकनीक का दुरुपयोग कर इंटरनेट मीडिया पर फर्जी वीडियो पोस्ट कर रही है, अपनी मोहब्बत की दुकान में फर्जी वीडियो बेच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नीति संपर्क सरकार में आतंकी हमला करके भाग जाते थे तो सरकार केवल बचाओ बचाओ चिल्लाती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब हम आतंकी गतिविधियों पर डोजियर नहीं भेजते बल्कि उन्हें घर में घुसकर ही मारते हैं। मोदी जी महाराष्ट्र के लातूर, धाराशिव और माड़ा में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विकसित भारत के मार्ग में बाधा डालने वाली विपक्ष के घृणित इरादों के प्रति लोगों को भी आगाह किया। धाराशिव में मोदी जी बोले, अब विपक्षियों की भी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके झूठ भी काम नहीं कर पा रहे हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मेरे चेहरे का उपयोग कर रहे हैं। फर्जी वीडियो बना कर प्रसारित किया जा रहा है। झूठ की उनकी है दुकान बंद होनी चाहिए। मोदी जी ने कहा कि विरोधी मेरे जैसे नेताओं के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी ने जोर देकर कहा कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद कांग्रेस शासन के दौरान पाकिस्तान को डोजियर भेजने की प्रथा के विपरीत भाजपा के नेतृत्व में सरकार आतंकवादियों से सीधे ही निपटती है। आतंकवाद को लेकर भारत के रुख में बड़ा बदलाव आ चुका है। मोदी जी ने सवाल किया कि एक कमज़ोर सरकार देश को कैसे मजबूत कर सकती है। उन्होंने कहा कि मोदी आपके जीवन को बदलने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, जबकि INDIA के लोग मोदी को बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, फर्जी वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने जनता से पूछा कि जिनके घोटाले मैंने रोके हैं, क्या वह मोदी से नाराज नहीं होंगे? वे आपको डराने में लगे हैं, कभी कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर, तो कभी आरक्षण के नाम पर। आपको इनसे सचेत रहना होगा। मोदी जी ने कहा कि विपक्षी दल न केवल भारत को बल्कि प्रधानमंत्री के पद को भी टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। उनकी योजना 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाने की है और वह देश को लूटने के एक व्यवस्थित प्रयास का संकेत है। यह देश को अस्थिरता की ओर धकेल सकता है। क्या हम उन्हें थोड़ा सा भी मौका दे सकते हैं, खासकर इस चुनौतीपूर्ण समय में? कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर फेक वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे हार की हताशा करार दिया है। आरक्षण संबंधी बयान का असली वीडियो मीडिया को दिखाकर विपक्ष को बेनकाब करते हुए उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी SC ST और OBC आरक्षण की समर्थक है और हमेशा संरक्षक की भूमिका में ही रहेगी। पहले 2 चरणों में क्योंकि 100 सीटों से बहुत आगे निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी और 400 पार के लक्ष्य की ओर बढ़ने लगी है, इसलिए कांग्रेस निराधार, तथ्यहीन और झूठा प्रचार कर जनता को भ्रम में डालने का प्रयास कर रही है।
लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है और कांग्रेस नेता आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। गृह मंत्री ने मंगलवार को गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पहले वह वीडियो दिखाया जिसमें वह धर्म के आधार पर मुस्लिमों को दिया आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी नेताओं द्वारा इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया वह फर्जी वीडियो भी दिखाया जिसमें शाह SC ST और OBC आरक्षण समाप्त करने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं। शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष स्तर के नेताओं ने भी इस तरह के फेक वीडियो को फॉरवर्ड किया है जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है तब से वह राजनीति का स्तर नीचे से नीचे ही ले गए हैं। गृह मंत्री ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के आंतरिक आकलन के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल 100 सीटों से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं और 400 पार के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनावी सफलता मिलती दिख रही है। वहीं शुरुआती रुझानों में दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी वजह से कुछ दिनों से कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 400 पार के लक्ष्य को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया है। एक प्रकार से इस लक्ष्य को संविधान बदलने से जोड़ा जा रहा है और प्रचार किया जा रहा है कि 400 पार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। ये दोनों बातें निराधार और तथ्यहीन हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों से पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत का उपयोग कांग्रेस की तरह इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने में नहीं किया या संविधान बदलने में नहीं किया, बल्कि अनुच्छेद 370 3 तलाक को समाप्त और अंग्रेजों के कानून बदलकर भारतीय संस्कार और पद्धति के कानून लाने में किया। वहीं नई दिल्ली में IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी दावा किया कि दक्षिण भारत की 130 में से 60 संसदीय सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिल रही है और चुनाव परिणामों ने जो मिल रहे हैं रुझान कांग्रेस को अंदर से हिला दिया है। और यह आपको बता देंगे पिछले 5 साल पहले 2019 में भाजपा को सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी। अब भारतीय जनता पार्टी 60 से ऊपर सीटें दक्षिण भारत से लेने का लक्ष्य लेकर के चल रही है। नए विमर्श व मुद्दों की गर्माहट से गुजर रहे इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार अमित शाह की नज़र अब की बार 400 पार के लक्ष्य पर है। स्थानीय समीकरणों की वजह से जटिल माने जाने वाले बंगाल व तेलंगाना की रणनीतिक कमान भी उन्हीं के हाथों में है, लेकिन सर्वाधिक 80 संसदीय सीटों वाले उत्तर प्रदेश का उन्हें पॉलिटिकल डॉक्टर माना जाता है। सपा बसपा जैसे मजबूत जातीय पकड़ वाले दलों को परास्त कर 2014, 2017, 2019, 2022 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड सफलता के सूत्रधार रहे अमित शाह की नज़र फिर उसी उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से है। इसलिए वह इस चुनाव में संगठन
की तीसरी रणनीतिक बैठक करने के लिए 2 मई को लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस चुनाव में राजग हो या INDIA, दोनों खेमों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनावी परिणाम बेहद ही महत्वपूर्ण है। जब INDIA के रूप में सपा और कांग्रेस मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोक रहे हैं, तो वहां शह मात की बाजी सजाने के लिए अमित शाह भी तैयार है। कई बैठकें व जनसभाएं वह उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं, लेकिन संगठन की रणनीति से जुड़ी कुछ अलग बैठकें भी कर रहे हैं। वहां के समीकरणों की समीक्षा के साथ रणनीति को धरातल पर उतारने का मंत्र दे रहे हैं। इसके लिए वह पहले व दूसरे चरण की सीटों के लिए 3 अप्रैल को मुरादाबाद, तो चौथे चरण के लिए 28 अप्रैल को कानपुर में बैठक कर चुके हैं। अब चौथे चरण के लिए वह संभवतः 1 मई को लखनऊ पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम वहीं करेंगे और 2 को बैठक करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि ऐसी बैठकों में अमित शाह प्रदेश के 4-5 मुख्य रणनीतिकारों के साथ लगभग 100 लोगों की बैठकें लेते हैं, जो बूथ प्रबंधन से जुड़े होते हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में बतौर उत्तर प्रदेश प्रभारी इस राज्य की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने वाले अमित शाह ने न सिर्फ संगठन को ऊर्जावान किया है, बल्कि बूथ प्रबंधन की अमिट छाप छोड़ी है। उसी का नतीजा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 में से 71 सीटों पर रिकॉर्ड विजय प्राप्त हुई थी। रणनीतिकार के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उनकी धाक मजबूत हुई है और उसके बाद वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए। इसके बावजूद 2017 के विधानसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनावों में भी यूपी की चुनावी रणनीति अमित शाह ने ही संभाली। बताया यह भी जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन की बैठक में जब वरिष्ठ नेताओं ने कृषि कानून विरोधी आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बताया था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी खुद गृह मंत्री ने आगे बढ़कर ली और चुनाव परिणामों ने उनकी रणनीतिक सफलता पर भी मुहर लगाई। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फेक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने के मामले में अहमदाबाद पुलिस ने गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष व विधायक जिग्नेश मेवाणी के निजी सहायक एवं आम आदमी पार्टी के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत 5 लोगों से बुधवार को पूछताछ कर सकती है। पुलिस ने उन्हें 1 मई को पेश होने के लिए नोटिस भेजा है। यह भी कहा जा रहा है कि रेड्डी के जांच में शामिल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन्हें जो नोटिस भेजा गया है वह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख के रूप में नोटिस भेजा गया है और इसीलिए रेवंत रेड्डी अपने स्थान पर अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। गुजरात में अहमदाबाद की साइबर क्राइम पुलिस उपायुक्त डॉक्टर लवीन सिन्हा ने बताया कि फेक वीडियो प्रसारित करने के आरोपित सतीश बसोणी और आरबी बरैया ने अपने इंटरनेट मीडिया हैंडल से शाह के फेक वीडियो को फेसबुक पर
पोस्ट किया था। उन्हें यह वीडियो व्हाट्सएप पर मिला था। शाह का यह वीडियो गुजरात के पालनपुर और लीमखेड़ा की जनसभा का है, जिसे संपादित कर SC ST और OBC का आरक्षण खत्म करने की बात एडिट कर प्रसारित कर दिया गया था। वीडियो किसने एडिट किया है, इसकी गहन जांच की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपित वसोणी जिग्नेश मेवाणी का पिछले 6 वर्षों से PA है और बनासकांठा जिले के पालमपुर का निवासी है। वसोणी बनासकांठा जिला कांग्रेस का महासचिव भी है और दलित समुदाय से है। वहीं बारिया आम आदमी पार्टी का दाहोद जिला अध्यक्ष है। वह जिले के ही लीमखेड़ा का निवासी है। वसोणी की गिरफ्तारी के बाद मेवाणी ने कहा, सतीश सिर्फ मेरे लिए PA नहीं है, मेरे भाई जैसे है। भाजपा की IT सेल लंबे समय से फर्जी वीडियो फैला रही है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई करने के बजाय सतीश जैसे एक आम आदमी को गिरफ्तार किया है, जिसने गलती से वीडियो साझा किया था। अब वह उल्टा भाजपा को बदनाम करने के लिए ऐसे वीडियो प्रसारित करने का आरोप भी लगा रही है। वहीं शाह का फेक वीडियो प्रसारित करने के मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटजिक ऑपरेशंस यूनिट ने अब तक 8 राज्यों के लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो मेन रणनीतिकार पिछले 10 वर्षों से है, ऐसा लगता है कि स्पेशली अमित शाह को दूसरे लोगों ने टारगेट पर लिया है। उन पर फर्जी वीडियो बनाया गया है। अमित शाह के फर्जी वीडियो के सहारे उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने और गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास कोई नया नहीं है। इस तरह की हरकतें पीछे भी उनके खिलाफ होती रही है, और क्योंकि इस समय चुनाव भी चल रहे हैं, इसलिए फर्जी संदर्भों से काटकर वो अर्थ का अनर्थ करने वाले गलत तरीके से एडिट किए गए वीडियो आने का सिलसिला शायद ही थमे। यह फर्जी वीडियो के सिलसिले हमें अभी और 1 महीना नजर आ सकते हैं, जब तक चुनाव नहीं खत्म होते। किसी को बदनाम करने के लिए फर्जी वीडियो प्रसारित करने का सिलसिला इसलिए तेज होता जा रहा है क्योंकि यह काम करने का एक पूरा सिस्टम खड़ा हो चुका है, और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में पूरा एक सिस्टम बन चुका है। इसका कारण टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है, और दुरुपयोग रोकने के लिए कोई भी प्रयास ना करना और दोषी लोगों को कठोर दंड ना मिलना है। आमतौर पर जब भी किसी नेता के फर्जी वीडियो पर कोई कार्रवाई होती है तो विरोधी दल के लोग यह शोर मचाने लगते हैं कि विरोधियों का दमन किया जा रहा है। कुछ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अर्थात बोलने की आज़ादी से की आड़ में ले लेते हैं। हालांकि समय समय पर सभी दलों के नेता फर्जी खबरों, फोटो, वीडियो का शिकार बनते रहे हैं, लेकिन जब उन्हें प्रसारित करने वालों के खिलाफ जब भी कोई सख्त कदम उठाया जाता है तो राजनीतिक कारणों से आरोपितों का बचाव करने दिया जाता है।
कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि ऐसे तत्वों के प्रति अदालतें भी नरम रवैया अपना लेती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि फोटो वीडियो में छेड़छाड़ कर भ्रम फैलाने वालों के दुस्साहस पर कोई भी लगाम नहीं लग पा रही है, कोई नियंत्रण नहीं हो पा रहा है इन पर। और इसलिए चिंता की बात यह भी है कि क्योंकि अब AI का सहारा लेकर ऐसे वीडियो बनाए जाने लगे हैं जिनके साथ की गड़बड़ का पता लगाना भी कठिन हो जाता है। इस तरह के वीडियो बनाकर कलाकारों और नेताओं को बदनाम करने के मामले बढ़ रहे हैं। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि तकनीक का दुरुपयोग करके जनमत और साथ ही चुनावों का प्रभावित करने का काम एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से होने लगा है। कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला भी ऐसा ही था, जैसा आपको याद होगा। ऐसे मामले इसलिए सामने आते हैं क्योंकि सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म संचालित करने वाली कंपनियां उसका दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने से इनकार कर रही है। कई बार तो वह शिकायत के बाद भी हानिकारक या फिर कानून एवं व्यवस्था के लिए खतरा बनते फर्जी वीडियो प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। फर्जी खबरें राजनीति और सामाजिक सद्भाव के साथ शासन तंत्र के लिए भी अब खतरा होने लगा है और यह खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अच्छा हो कि राजनीतिक दलों में इस खतरे से निपटने के लिए गए उपायों पर सहमति बने। यह समझा जाना चाहिए कि लोकतंत्र के समक्ष जो भी नए खतरे उभरे हैं या उभर रहे हैं, उनमें फर्जी खबरें, फोटो और वीडियो भी है। आधुनिक तकनीक एक वरदान है, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग नहीं थमा तो वह देश, समाज सबके लिए अभिशाप बन सकती है। धन्यवाद। इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने जानने वालों को शेयर कीजिए। कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।